हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो इसमें हम यूज़ करेंगे कॉमन अमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। और बेस अमीटर जो रीजन रहेगा वो फॉरवर्ड बायस रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हो बेस को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और अमीटर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा गया है। ये जो बैटरी है वीबीबी, इसको हम वी इनपुट भी कह सकते हैं। ये इनपुट रेजिस्टेंस है, ये इनपुट करंट है, दैट इज बेस करंट। इसको हम अमीटर से नाप सकते हैं। और बेस अमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा, बेस अमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका नाम है बेस अमीटर वोल्टेज। क्लियर? ओके। ये जो बेस बैटरी है, ये जो इनपुट सर्किट में जो वोल्टेज प्रोवाइड करेगी, ये दो भागों में बढ़ सकता है ना। थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा बेस एमीटर के अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको आप क्या बोलोगे, आई बी आर आई। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको आप बोलोगे वी बी ई। तो वी बी बी इन दो भागों में बढ़ गया। और वी बी बी को हम क्या लिख सकते हैं, वी इनपुट लिख सकते हैं। आउटपुट सर्किट की बात करते हैं तो कलेक्टर अमीटर रीजन को रिवर्स बायस होना है, तो कलेक्टर को पॉजिटिव से, अमीटर को नेगेटिव से। इस बैटरी का नाम है वीसीसी। और कलेक्टर और अमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आपको मिलेगा उसको हम बोलेंगे कलेक्टर अमीटर वोल्टेज। ठीक, ये आउटपुट करंट है जिसको हम कलेक्टर करंट बोलेंगे, ये आउटपुट रेजिस्टेंस है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आउटपुट हम लेंगे, आउटपुट वोल्टेज जो हम लेंगे वो कलेक्टर और अमीटर के अक्रॉस लेंगे। ठीक, और कलेक्टर और अमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो क्या है, तो आंसर है वो ये है वीसीई। तो वीसीई हमारा आउटपुट वोल्टेज जैसा बिहेव कर सकता है। क्लियर? ओके। अब तुम ये बताओ, ये जो वीसीसी है ये आउटपुट सर्किट को जो वोल्टेज प्रदान करेगा वो दो भागों में बटेगा, एक इसके अक्रॉस और एक कलेक्टर और अमीटर के अक्रॉस। तो वीसीसी को हम लिख सकते हैं आई सी आर नॉट, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस कलेक्टर और अमीटर के अक्रॉस वोल्टेज यानी वीसीई। और यहाँ से अगर मैं वीसीई की वैल्यू निकालूं तो इसको इधर ले आएंगे, वीसीसी से माइनस हो जाएगा, तो वीसीई की वैल्यू आएगी वीसीसी माइनस आई सी आर नॉट। और वीसीई ही है हमारा क्या, आउटपुट वोल्टेज। ठीक, इसका यूज करेंगे अभी हम। अब बच्चों देखो, इसी सर्किट डायग्राम को हम ब्लॉक डायग्राम में बना सकते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर, अमीटर बेस कलेक्टर, अमीटर और बेस कलेक्टर को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर और एमीटर को रिवर्स बायस। ये है वीसीसी और ये है वीबीबी। ठीक, अब आगे की प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ रीजन्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, ये सारे रीजन आपको समझने हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, मान लो अभी आपने बैटरी नहीं लगाई। जब आप बैटरी नहीं लगाओगे तो दो पीएन जंक्शन है यहाँ पर। तो बैटरी जब आप नहीं लगाते हो तो दो पीएन जंक्शन है, इसलिए दो डिप्लेशन लेयर अपने आप यहाँ पर बन जाती हैं डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स के कारण। और आपको यह भी पता है, पीएन जंक्शन डायोड आपने पढ़ा होगा कि जब ये दो डिप्लेशन लेयर बनती हैं तो एन टाइप रीजन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, पी टाइप रीजन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। यहाँ पर भी एन टाइप रीजन है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये पी टाइप रीजन है नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ये दो डिप्लेशन रीजन अपने आप बन चुके हैं। क्लियर? अब हमने क्या किया, बैटरी लगाया, इसको रिवर्स बायस और इसको फॉरवर्ड बायस। अब आप ये बताओ, ये जो डिप्लीशन रीजन है इसको हम पोटेंशियल बैरियर भी कह सकते हैं। और पोटेंशियल बैरियर जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए अलग, सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए अलग हो सकता है। मान लो ये सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए जो भी हो, मुझे याद नहीं है सही से, लेकिन 0.7 है ना। मान लो ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये 0.7 वोल्ट का है। और बच्चों, जब तक ये बैरियर रहेगा तब तक ये चार्ज कैरियर्स इधर नहीं जा सकेंगे, है ना। इसका मतलब ये है कि ना आपको बेस करंट मिलेगी, और ये चार्ज कैरियर्स जब बेस में ही नहीं जा रहे हैं तो कलेक्टर रीजन में भी नहीं जा पाएंगे, तो ना ही आपको कलेक्टर करंट मिलेगी जब तक ये बैरियर है। क्लियर? तो सबसे पहले हम रीजन समझेंगे कट ऑफ रीजन क्या होता है। अब देखो कट ऑफ रीजन क्या होता है। तो कट ऑफ रीजन में हम क्या करते हैं, ये जो बेस बैटरी है ना, इसकी वैल्यू को धीरे धीरे हम इंक्रीज करते हैं। कहां से इंक्रीज करते हैं, जीरो से नी वोल्टेज तक इंक्रीज करते हैं। बच्चों, नी वोल्टेज का नाम होता है बैरियर वोल्टेज, है ना। इसको चाहे बैरियर वोल्टेज कहो चाहे तो नी वोल्टेज कहो। ठीक, और नी वोल्टेज हमने बताया कितना है, 0.7 वोल्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बैटरी की वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। कहां से, जीरो से नी वोल्टेज तक कर रहे हैं। ठीक, अब मान लो पहले मैंने बढ़ाया इसको 0.1, किसको, इस बैटरी की वोल्टेज को 0.1 किया, तो क्या ये चार्ज कैरियर्स इधर जा पाएंगे, तो आंसर है नहीं, क्योंकि नी वोल्टेज हमारा कितना है, 0.7 है। तो चार्ज कैरियर्स इधर नहीं जाएंगे। क्या आपको आईबी मिलेगी, तो आंसर है नहीं। सही है। 0.2 करोगे, क्या आईबी मिलेगी, नहीं। क्या आईसी मिलेगी, नहीं, क्योंकि आईसी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बेस से इलेक्ट्रॉन इधर भी नहीं जा पाएंगे, है कि नहीं। जब बेस में ही नहीं पहुंचे हैं तो बेस के ही तो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में जाते हैं, तो कलेक्टर में भी नहीं जा पाएंगे, तो ना आईबी मिलेगी ना आईसी मिलेगी। ठीक, 0.2 कर दिया, 0.3 कर दिया, आईबी आईसी अभी भी जीरो, 0.4 किया अभी भी जीरो, 0.5 किया अभी भी दोनों आईबी और आईसी जीरो, 0.6 किया अभी भी जीरो, 0.7 किया अभी भी जीरो, है ना। जब आप 0.71 वोल्ट करोगे इसको, तब ये चार्ज कैरियर्स बेस की तरफ मूव करेंगे और आईबी आपको मिलेगी, और फिर आईसी भी मिलना स्टार्ट करेगी। तो अभी हम यहां पर नहीं पहुंचे हैं, अभी हम यहां पर हैं, और यहां पर आप देख पा रहे हो आईबी और आईसी दोनों हमारी क्या है, जीरो है। अब बताओ, आईबी आईसी जीरो हो गई। अब आउटपुट की जरा बात करते हैं। देखो आउटपुट वोल्टेज क्या था, वीसीई बराबर वीसीसी माइनस आईसी इंटू आर नॉट। अब तुम ये बताओ, अगर आईसी हमारी जीरो है तो आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना होगा, तो आंसर है आउटपुट वोल्टेज हमारा होगा वीसीई बराबर वीसीसी ओनली, जो कि मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम कह रहा हूं सर, तो देखो ये बताओ, इस बैटरी की कुछ ताकत होगी, 10 वोल्ट 20 वोल्ट जो भी हो। मान लो इस बैटरी की जो ताकत है, जो वोल्टेज है इस बैटरी का, वो 10 वोल्ट है। ठीक, और आईसी हमने बताया जीरो है, तो आप देखो आउटपुट वोल्टेज भी कितना हो गया, आउटपुट वोल्टेज क्या है, वीसीई है, और वो कितना आ गया, 10 वोल्ट। तो मैक्सिमम हुआ कि नहीं हुआ,
हुआ ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस रीजन में, कट ऑफ रीजन में हमने क्या किया, वी इनपुट को इंक्रीज किया जीरो से कहां तक, बैरियर वोल्टेज तक, और इस कंडीशन में आईबी और आईसी आपको जीरो मिलती हैं और वी आउटपुट क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। याद रहेगा, क्लियर। और इसको हम कट ऑफ रीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि आउटपुट सर्किट में करंट आपको नहीं मिलती। आगे चले, अब सुनो, अब हमने क्या किया, अब हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन को समझो, देखो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, वी इनपुट को, इनपुट वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे बियॉन्ड और आफ्टर नी वोल्टेज। नी वोल्टेज से ज्यादा करेंगे, किसको, इनपुट वोल्टेज को, इनपुट वोल्टेज को नी वोल्टेज से ज्यादा करेंगे। अब आप ये बताओ, इनपुट वोल्टेज को जब नी वोल्टेज से ज्यादा करेंगे, मान लो 0.71 कर दिया, तब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, तो होगा क्या, बैरियर वोल्टेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन बेस रीजन में पहुंचने लगेंगे। और बेस रीजन में पहुंचने पर ये कुछ होल्स के साथ कंबाइन करेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहां से इधर चले आए, यानी बेस करंट को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बताओ, यानी बेस करंट को बनाएंगे, है ना। तो वी इनपुट को जब इंक्रीज करोगे आफ्टर नी वोल्टेज या बियॉन्ड नी वोल्टेज, तो ऑब्जर्वेशन क्या आपको मिलेगा, आईबी इंक्रीज करेगा। और अगर आईबी इंक्रीज कर रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे बेस रीजन में और बेस करंट को बनाएंगे, लेकिन और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर भी जाएंगे। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, तुम ये बताओ, पी टाइप रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, होल्स होते हैं, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब पी रीजन में पहुंचेंगे तो पी रीजन में एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बिहेव करेंगे। और ये जो डिप्लीशन रीजन है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए बहुत ही मतलब सपोर्ट करती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। कैसे सपोर्ट करती है सर, तो तुम ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, बताओ, डिप्लीशन रीजन क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, प्लस माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन जो बेस रीजन में पहुंच गए हैं, है ना, इन पर कैसा फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस तरफ। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर रीजन में आसानी से पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो बैरियर वोल्टेज है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सपोर्ट करता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे और आईसी को बना देंगे, आईसी को फॉर्म करेंगे। तो जैसे जैसे आईबी इंक्रीज होगी वैसे वैसे आईसी भी इंक्रीज होगी, है कि नहीं। अच्छा, इंक्रीज कैसे होगी आईबी, ये बताओ, तुम ये बताओ। पहले मैंने इसको कुछ बढ़ाया, मान लो 0.71 किया, किसको, इसको, तो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच गए बेस रीजन में, बताओ, बेस रीजन में 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। अच्छा, अब ये बताओ, 100 में से 10 इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, आईबी को बना लिया, आईबी करंट में बनाने में योगदान दे दिया उन्होंने, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी बचे 90 इलेक्ट्रॉन। अब 90 इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, वो सब के सब 90 इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे, किधर, कलेक्टर रीजन में, है ना। तो इस समय कलेक्टर रीजन में जो करंट है वो 90 इलेक्ट्रॉनों के कारण है, बताओ। अब मैंने इसको और बढ़ा दिया, देख लो कैसे बढ़ रही है ना। अब मैंने इसको और बढ़ा दिया, इसको और बढ़ाने से और चार्ज इसमें शिफ्ट हो गए। मान लो पहले 100 शिफ्ट हुए थे, अब 200 शिफ्ट हो गए। तो हो सकता है अब बेस करंट के साथ, सॉरी, अब बेस करंट कितनी बन गई, मान लो 20 बन गई, बन सकती है कि नहीं बन सकती। अब ज्यादा कंबाइन हो गए होल्स के साथ, ज्यादा इधर आ गए, अब बेस करंट कितनी बन गई, 20 बन गई। और अब बचे कितने, मैंने तो भेज दिए थे 200 इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पे, बेस में, है ना। अब कितने बचे, 20 ने क्या किया, बेस करंट को बना लिया। अब कितने बचे, 180 बचे। अब 180 कहाँ मूव करेंगे, कलेक्टर रीजन में। तो कलेक्टर रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन अब पहुंचे, 180, पहले कितने पहुंच रहे थे, 100। तो कलेक्टर रीजन में जो करंट मिलेगी, कलेक्टर करंट, वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो जिस प्रकार से हम इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे आईबी भी बढ़ेगी और वैसे वैसे आईसी भी बढ़ेगी। इस बात को समझ पा रहे हो, क्लियर है, ओके। तो आईबी इंक्रीजेस, आईसी इंक्रीजेस, कैसे, जब हम इनपुट वोल्टेज को बियॉन्ड या आफ्टर नी वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो आईबी और आईसी दोनों इंक्रीज करेंगी। चलो भाई, इसकी बात हो गई। अब जरा आउटपुट वोल्टेज की बात करते हैं कि उसका क्या होगा। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा सर, देखो देखो देखो, सुनो मेरी बात। पहले आईसी मान लो बीसीसी मान लो 10 था, देखते रहिएगा, और आईसी मान लो 1 थी, और आर नॉट को भी आपको समझाने के लिए 1 मान लेता हूं। तो वी आउटपुट कितना मिलेगा, 10 - 1 यानी 9, ठीक। अब वीसी को, वीबीबी को और बढ़ा दिया, आईसी और बढ़ गई, आईसी और बढ़ गई। अब ये बताओ, आईसी हो गई, पहले 1 थी, अब आईसी हो गई 2, आर नॉट अभी 1 ही है। तो अब आउटपुट वोल्टेज कितना हो गया, 10 - 2 यानी 8। तो जैसे जैसे आप देखो आईसी इंक्रीज हो रही है, पहले 1 थी फिर 2 हो गई, अब अगर 3 हो जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 7। फिर आईसी 4 हो जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 7, मतलब 6 हो जाएगा। आईसी अगर 5 हो गई तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, ठीक। आईसी अगर 5 हो गई तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे जैसे आईसी इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज का क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, और ये अपनी मिनिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, यानी 0 के पास पहुंचेगा। 0 नहीं हो जाएगा बट 0 के पास पहुंचेगा, ठीक है, ओके। चलो, तो आईसी इंक्रीज होते होते अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगी आईसी, और वी आउटपुट डिक्रीज होते होते अपनी मिनिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। और मिनिमम वैल्यू मान लेते हैं कितनी है, 0 के पास है, 0 नहीं है, 0 के पास है, ठीक है। ये एक्टिव रीजन हो गया। अच्छा, अब आएगा सैचुरेशन रीजन। अब देखो सैचुरेशन में क्या होता है। अब तुम ये बताओ, आईसी कब तक बढ़ेगी, मतलब बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगी आईसी। तो आंसर है, आईसी के बढ़ने की भी एक सीमा होती है, ठीक। वो सीमा है कि जब इस रीजन में, बेस रीजन में, जब कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं बचेंगे जो कलेक्टर में आ सकें, तब आईसी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर चुकी होगी।
भाई बेस को बहुत ही पतला बनाया जाता है ना, लाइटली डोप्ड किया जाता है, तो इसके अंदर जो कोटर होंगे, जो होल्स होंगे, वो मेजोरिटी में है जरूर, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सही है ना। तो जब इसके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं तो कलेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी नहीं जा पाएंगे। या ऐसा आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स बचे थे, जो भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बचे थे, वो सब के सब कलेक्टर वोल्टेज के द्वारा खींच लिए गए। अब इसमें कुछ नहीं बचा, यानी आईवी क्या हो गई, सॉरी आईसी क्या हो गई, वो मैक्सिमम हो गई। अब आईसी नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्योंकि अब यहाँ पर बेस रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं, क्योंकि ये इस बैटरी ने सब सारे इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया। ठीक, या इसके पास जितनी ताकत थी, किसके पास, वीसीसी के पास जितनी ताकत थी उतने सारे इलेक्ट्रॉनों को इसने खींच लिया। अब इसके पास और ताकत नहीं बची कि ये और इलेक्ट्रॉनों को खींच सके। भाई इसकी भी कुछ सीमा होगी ना। तो उस समय आईसी क्या हो जाएगी, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगी। ठीक, यानी उसके बाद अब आईसी नहीं बढ़ेगी, वो सैचुरेट हो गई। आईसी अब नहीं बढ़ेगी, वो क्या हो गई, सैचुरेट हो गई। तो ये इस तरह से समझोगे यहाँ पे। क्लियर? ओके, तो सैचुरेशन रीजन में आईसी इंक्रीजेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। आफ्टर दिस मैक्सिमम वैल्यू आईसी बिकम सैचुरेट एंड नो मोर इंक्रीज फर्दर। ठीक, अब हम ग्राफ को सीखेंगे। देख लो ग्राफ क्या है। देखो, ये वी इनपुट वोल्टेज है और ये वी आउटपुट वोल्टेज है। अब आप बताओ, जब वी इनपुट वोल्टेज जीरो था, जब वी इनपुट वोल्टेज कितना था, जीरो था, तो वी आउटपुट वोल्टेज क्या था, मैक्सिमम था। ये देखो, तो वी इनपुट वोल्टेज कहाँ जीरो होगा, यहाँ पे, तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो कहाँ होगा, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम हो गया। अब वी इनपुट वोल्टेज को मैं बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, ये है नी वोल्टेज 0.7 मान लो। वी इनपुट वोल्टेज को जब हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो क्या आउटपुट वोल्टेज घटता है? तो आंसर है नहीं। देखो, वी इनपुट वोल्टेज को धीरे धीरे जब इंक्रीज करेंगे, कहाँ से, जीरो से लेकर के नी वोल्टेज तक, उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू पर रहता है। क्लियर? तो जब हम वी इनपुट वोल्टेज को यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज देखो अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब ग्राफ, मतलब नीचे नहीं आ रहा है, ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है। अब जब हम आउटपुट इनपुट वोल्टेज को जब हम 0.7 से बढ़ाएंगे, 0.7 से बढ़ाएंगे, 0.71 करेंगे, तब आपको क्या मिलने लगेगी, ये देखो, इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस बियॉन्ड और आफ्टर नी वोल्टेज, देन आईबी इंक्रीजेस, आईसी इंक्रीजेस, बट आउटपुट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी ग्राफ अब नीचे आएगा। तो आउटपुट क्या होगा, 0.7 के बाद क्या होगा, ये कौन सा, ये जो ग्राफ है ये नीचे आएगा, यानी आउटपुट वोल्टेज कम हो रहा है, कम हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज कम हो रहा है। होते 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 अपनी मैक्सिमम या अपनी मिनिमम वैल्यू पर पहुंचेगा, सॉरी अपनी मिनिमम वैल्यू पर पहुंचेगा। और इस कंडीशन में आईसी जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुकी है, कहां पे, यहां पे। और अब आईसी और नहीं बढ़ेगी। जब आईसी भी और नहीं बढ़ रही है तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, इनपुट वो आउटपुट वोल्टेज भी अब नहीं बढ़ेगा, डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये जब बढ़ती है, ये जब बढ़ रही होती है तभी तो ये डिक्रीज होता है। देखो यहाँ पर पहले 1 था, फिर 9 हुआ आउटपुट वोल्टेज, जब आईसी 2 हो गई तब आउटपुट वोल्टेज 8 हो गया, जब आईसी 3 हो गई तब और कुछ हो गया, जब आईसी 4 हो गई तो आउटपुट वोल्टेज 6 हो गया। और जब आईसी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगी तब आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, सबसे मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर आईसी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुकी है और आउटपुट वोल्टेज अपनी मिनिमम वैल्यू पर पहुंच चुका है। अब आईसी और ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, तो आईसी अब क्या हो गई, सैचुरेट हो गई। तो सैचुरेशन का मतलब आईसी अब और नहीं बढ़ रही है। अब जब और नहीं बढ़ेगी तो आउटपुट वोल्टेज भी और नीचे नहीं आएगा, तो ये हो गया सैचुरेशन। क्लियर? अब सुनो, ये जो रीजन होता है ये कट ऑफ रीजन है। कट ऑफ रीजन में क्या मिलता है, आईबी 0 मिलती है, आईसी 0 मिलती है, और इस रीजन का यूज करते हैं यूजफुल फॉर स्विच ऑफ ऑपरेशन। ये स्विच ऑफ ऑपरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। एक्टिव रीजन में क्या होता है, जैसे जैसे आईबी बढ़ती है वैसे वैसे आईसी बढ़ती है। क्लियर? सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, आईसी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर चुकी होती है, और यूजफुल ये जो रीजन होता है ये यूजफुल होता है स्विच ऑन के ऑपरेशन के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ग्राफ से क्या सीख रहे हो, देखो, इन स्विच सर्किट में जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर को जब अगर मुझे स्विच सर्किट में यूज करना है तो ट्रांजिस्टर को इस एक्टिव रीजन में नहीं रखा जाता है ना। ऐसा सर्किट बनाते हैं, स्विच सर्किट ऐसा बनाते हैं कि ट्रांजिस्टर इस एक्टिव रीजन में रहता ही नहीं है। कौन से, बीच वाले रीजन में रहता ही नहीं है, सॉरी ट्रांजिस्टर इस एक्टिव रीजन में रहता ही नहीं है। ऐसा सर्किट हम बनाते हैं स्विच के लिए, अगर हम ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं तो ट्रांजिस्टर केवल इन दो रीजन में ही रहता है, या तो कट ऑफ में रहता है या तो सैचुरेशन में रहता है, या एक्टिव रीजन में नहीं रहता, या एक्टिव रीजन को गायब कर देते हैं। ऐसा सर्किट हम बनाते हैं। ठीक, अगर ये सोचो गायब हो जाएगा, तब अगर मैं वी इनपुट वोल्टेज को नी वोल्टेज से कम रखूंगा, बताओ, वी इनपुट वोल्टेज को नी वोल्टेज से अगर मैं कम रखूंगा तो आईबी मिलेगी नहीं, आईसी मिलेगी नहीं, यानी आउटपुट सर्किट जो होगा वो ऑफ हो जाएगा। ठीक और अगर मैं इनपुट वोल्टेज को नी वोल्टेज से ज्यादा कर देता हूं तो आउटपुट सर्किट में मैक्सिमम करंट मिलेगी। बताओ, क्योंकि जब इनपुट वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा होगा तो एक्टिव रीजन तो मैंने हटा दिया ना, अब सीधा हम यहां से यहां पहुंच गए, तो जहां पर 0.7 से ज्यादा होगा हम सीधा यहां पर आ जाएंगे। ठीक, ऐसा हमने इसका सर्किट डायग्राम बनाया है, ऐसा हमने व्यवस्था करी है उसकी। क्लियर? कि एक्टिव रीजन में रहता ही नहीं है ट्रांजिस्टर, जहां हम नी वोल्टेज से ज्यादा जाएंगे तुरंत हम इधर फान जाएंगे, सैचुरेशन रीजन में आ जाएंगे। और अगर सैचुरेशन रीजन में आ गए तो आपको तुरंत करंट क्या मिल जाएगी, हाई मिल जाएगी, सैचुरेशन करंट आपको मिल जाएगी, मैक्सिमम करंट मिल जाएगी। और मैक्सिमम करंट अगर आउटपुट सर्किट मिल रही है तो हम क्या बोलेंगे, स्विच ऑन हो गया। ठीक, तो इस तरीके से स्विच ऑफ और स्विच ऑन का मोड होता है ट्रांजिस्टर का। क्लियर? तो बाकी कल करेंगे। थैंक यू सो मच।